हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के छठे चैप्टर प्रकाश, लेंस और दर्पण से संबंधित टॉप 125 क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। ये सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, जो आगामी आने वाले परीक्षाओं में प्रकाश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप सोल्व करके आएंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा की प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। कह रहा है कि निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। तो 200 से 280 नैनोमीटर, एनएम यानी नैनोमीटर में तरंगदैर्घ्य की न्यूनतम रेंज वाली विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होगी। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। तो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में सौर विकिरण जो है किस परास में दिखता है। जो 400 से 700 नैनोमीटर। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का परास 100 नैनोमीटर से लेकर 10⁻6 नैनोमीटर तक विस्तृत है। इस सौर विकिरण को परावैंगनी विकिरण परास 100 nm से 400 nm तक, दृश्य प्रकाश 400 nm से 700 nm तथा अवरक्त विकिरण का परास 700 से 10⁻6 nm में विभाजित किया जा सकता है। कह रहा है दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तो 390 से 780 nm के बीच। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 390 से 780 nm के बीच। दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग है जो मानवीय आंखों द्वारा देखा जा सकता है। एक सामान्य मानवीय आंख 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के बीच के विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती है। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक होती है वह है 5500 है। कितना है? 5500 है। कह रहा है कि मानव आंख दृश्य प्रकाश के लगभग 5500 या 555 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। ज्ञातव्य है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है और मानव नेत्र दृश्य प्रकाश की मध्यम तरंगदैर्घ्य वाले किरणों के, विशेषकर पीले हरे रंग की प्रकाश की किरणें तरंगदैर्घ्य 555 nm के प्रति सर्वाधिक सुग्राही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तो तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। तो तरंग और कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। कह रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। क्यों होता है। तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है तथा उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है, जो हमारी आंखें नहीं देख सकती है। इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, उसके विवर्तन नहीं देख पाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। किसका वेग अधिकतम। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। दिए गए विकल्प में प्रकाश का वेग अधिकतम होगा। कह रहा है कॉस्मिक किरण, इलेक्ट्रॉन और पराध्वनिक तरंग, सब में प्रकाश का वेग अधिकतम होगा। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचारित होता है। प्रकाश तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती है, परंतु ध्वनि तरंगे ऐसा नहीं कर सकती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है। तो निर्वात में होती है प्रकाश की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग नहीं। प्रकाश का वेग ही सबसे अधिक होगा। प्रकाश की गति निर्वात में 3.0 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होती है, जबकि ध्वनि की गति वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की गति पानी में 2.25 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये याद रखने वाला चीज़ है कि ये जरूरी है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। प्रकाश का वेग कांच में 2.0 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की गति सदैव ध्वनि की गति से अधिक होती है। आकाशीय पिंडों एवं रॉकेट का वेग प्रकाश की गति से काफ़ी कम होता है। आकाशीय पिंडों और रॉकेट का वेग। तो ये कह रहा है कि प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, 3.0 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग क्या होता है। तो अभी देख लिए 3.10⁸ मीटर। प्रकाश की गति क्या है। तो 3 गुने 10⁸ मीटर। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो ये भी देखिए अभी निर्वात में अधिकतम होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच में। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम? कांच में होती है। सूर्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो 8.5 मिनट। सूर्य के प्रकाश को धरती के सतह तक पहुंचने में 499 सेकेंड लगते हैं, जिसे मिनट में बदलने पर 8.3 मिनट होगा। सटीक 8.3 मिनट होगा, लेकिन ऑप्शन में दिया है उसके अनुसार 8.5 मिनट होगा। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है लगभग 8 मिनट में। वही क्वेश्चन है फिर से। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं तरंगदैर्घ्य और वेग। कराए प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं तरंगदैर्घ्य और वेग होते हैं। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है। आवृत्ति वही रहेगी, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य और वेग परिवर्तित हो जाता है। आवृत्ति और तीव्रता भी परिवर्तित होता है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाता है। अविलंब से दूर हट जाएगा। करा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो चाल बढ़ जाएगी या अविलंब से दूर हट जाएगी। करा है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसका चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है। ज्ञातव्य है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो यह अविलंब की ओर झुक जाती है, सीधा उल्टा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरों में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा द्वारा। कराए कि निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण एक मात्र ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें अत्यधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O 12H2O प्लस प्रकाश ऊर्जा प्लस पर्ण हरित बराबर 6C6H12 और O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन प्लस 6H2O प्लस पर्ण रहित। करा प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस क्या है? तो नियोन है। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए कह रहा है कि नियोन गैस विसर्जन लैंपों एवं ट्यूबों तथा प्रतिदीप्त बल्बों में भरी जाती है। कौन सा गैस? तो सजावट के लिए नियोन गैस, जो लाल ब्लू ये सब के लिए। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। किसका है? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। देख लेते हैं। करा है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। जब किसी पारदर्शक पतली परत यानी पानी की सतह पर तेल की पतली परत या साबुन के घोल के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो परत के दोनों पृष्ठों से परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश किरणों में व्यतिकरण होता है। इस परिघटना के परिणाम स्वरूप यह परत चमकदार दिखाई पड़ने लगता है व्यतिकरण के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहाँ होता है? जब प्रकाश किस में जाता है? तो हीरे से कांच में जाता है। हीरे से जब कांच में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण आभ्यंतर परावर्तक यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसे आभ्यंतर भी कहता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं उलट पुलट करके तो आभ्यंतर भी दे सकता है। पूर्ण आभ्यंतर परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। करा कि प्रकाश तंतु कांच, सिलिका या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती है। जो
प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इनमें से प्रकाश ऊर्जा किसी प्रकार का क्षय नहीं होता है, प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार का क्षय नहीं होता है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह रहा है कि प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर जो भी आधुनिक टाइम में बहुत ज़्यादा चल गया है, में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाश तरंग के रूप में। कह रहा है कि तंतु प्रकाशिकी संचार एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तथा ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। ऑप्टिकल फाइबर के रूप में प्रकाश बिंदुओं के बीच में भेजी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। सही है कि तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर ही, तंतु बल्ब में भी तंतु लगा रहता है, आधारित है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। ठीक, प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। नेक्स्ट का तीसरा कह रहा है प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। ठीक है, प्रकाशिक तंतु, ये भी ठीक है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है, नहीं ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का एंडोस्कोप में फाइबर ऑप्टिकल तकनीक का प्रयोग होता है तथा यह प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। तो यह ध्यान रखिएगा कि मरीज के पेट के अंदर परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन पर। एक एंडोस्कोप है, क्या है? इनमें से कोई नहीं। कह रहा है एक एंडोस्कोप एक चिकित्सीय उपकरण है, जो इसमें से कोई नहीं है, चिकित्सीय उपकरण है। इसे कैमरे का प्रकार कहना गलत होगा। इसमें एक लंबी पतली और लचीली नली होती है जिसमें प्रकाश और एक वीडियो कैमरे की व्यवस्था होती है। इसका उपयोग चिकित्सक मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्र लेने के लिए करते हैं। इसे मानव के प्राकृतिक छिद्रों जैसे मुंह, नाक इत्यादि के रास्ते शरीर में प्रवेश कराया जाता है। मृग मरीचिका का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका एक प्रकार का एक वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय तथा दूरस्थ वस्तुओं के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य अनेक प्रकार के विरूपण देखता है। वस्तु और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम दूर होता है और वह विरूपित प्रतिबिंब नहीं देख पाता। मरीचिका वायुमंडलीय अपवर्तन का एक अनोखा एवं आश्चर्यजनक प्रभाव है जो आमतौर पर गर्म रेगिस्तान में दिखाई पड़ती है। रेगिस्तान में दिन के समय जब भूमि के निकट की वायु की परतें गर्म हो जाती है तब वह विरल हो जाती है और ऊपर की ठंडी परतों की अपेक्षा कम अपवर्तक होती है। अतः किसी सुदूर वस्तु से आने वाले प्रकाश ज्यों-ज्यों हवा की परतों से अपवर्तित होती है त्यों-त्यों वह अविलंब से अधिकाधिक विचलित होता जाता है और अंत में पूर्णतः आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाता है। फलतः प्रेक्षक वस्तु का काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब देखता है। मरीचिका का बनना एक उदाहरण है कुल आंतरिक परावर्तन का। मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। सब एक ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है स्थलीय तापन। कह रहा है कि किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? तो अभी देखे थे स्थलीय तापन की, जब गर्म होने के बाद जिसे लू चलती है उस टाइप का। दूसरा है प्रकाश का परावर्तन, ये गलत है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसमें था। प्रकाश का
परावर्तन नहीं, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन ये होगा, प्रकाश का विवर्तन ये गलत है। तो 1 और 3 होगा, स्थलीय तापन और प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक अपवर्तन। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। करा हीरे का अपवर्तनांक बहुत होता है। इसकी कटाई या तराशी इस प्रकार होती है कि कोई प्रकाश किरण यदि इसके अंदर चली जाए तो बाहर निकलने से पहले उसका कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इस प्रकार कई बार किरणों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से हीरे चमकते हैं। उचित रीति से कटे हुए हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह भी है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। हीरे के चमकने का प्रमुख कारण उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। चूंकि हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक है, 2.42 होने के कारण इसका कांतिक कोण केवल 24 डिग्री होता है। अतः जब विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो हीरे के पृष्ठों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नीचे दिए गए वक्तव्यों पर ध्यान दें। हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। उपयुक्त दोनों कथन में से कौन सही है? पहला कह रहा है कि हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, सही है। हीरे का अपवर्तनांक कांच के नहीं, गलत है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है कांच के भी अपवर्तनांक से। तो क्वेश्चन नंबर सी होगा। एक गलत है, परंतु ए सही है, परंतु आर गलत है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक का नाम क्या है? होलोग्राफी। कह रहा है किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप का अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक का क्या नाम है? तो होलोग्राफी। कह रहा है कि होलोग्राफी वह तकनीक है जिसमें लेजर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का त्रिआयामी चित्र बनाया जाता है। होलोग्राफी ध्वनि, प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकता है। होलोग्राफी का बहुधा उपयोग अभिलेखों को संचित करने के लिए किया जाता है तथा माइक्रोफिश में किया जाता है। इसका उपयोग करके वास्तविक त्रिआयामी चलचित्र भी तैयार किया जा सकता है। तो त्रिविमीय चलचित्र के लिए होलोग्राफी, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए कौन सा? तो होलोग्राफी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। करा एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है रोस्टर स्कैन। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है रोस्टर स्कैन। रोस्टर स्कैन का प्रयोग CRT कैथोड रे ट्यूब यानी मॉनिटरों में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पुंज को प्रक्षेपित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रमन प्रभाव। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है सभी पारदर्शी माध्यम के। कराए रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है सभी पारदर्शी माध्यम से। रमन प्रभाव के अनुसार एकल तरंगदैर्घ्य प्रकाश किरणें जब किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस से गुजरती है तब इसकी प्रकिरणित किरणों का अध्ययन किया जाए तो उसमें से मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त स्थिर अंतर पर बहुत कम तीव्रता की किरणें भी उपस्थित होती है। इन किरणों को रमन किरणें कहते हैं। इन किरणों को रमन किरणें कहते हैं जो आसान सभी पारदर्शी से वस्तुओं से आर पार हो जाए। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक CD कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। लेजर बीम। कराए CD प्लेयर में ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक CD डिस्क यानी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है लेजर बीम होता है। CD प्लेयर में प्रयुक्त लेंस पराबैंगनी लेजर प्रकाश को उत्सर्जित करता है जो CD की चमकदार सतह से परावर्तित होकर ध्वनि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक CD यानी ऑडियो एवं वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। क्या करा है? परावर्तन, जब CD चमकती है तो इसका क्या
परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। कह रहा है कि ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क में सतह पर सुरक्षात्मक लेटर कोटिंग होती है जो कि थीन फिल्म की भांति कार्य करती है और परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के लिए जिम्मेदार होती है। यही सीडी का सूर्य के प्रकाश में रखने पर इंद्रधनुषी रंग दिखाई देने का कारण होता है। करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है, गलत है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है, तो ये भी गलत है। रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, सही है। रेडियो तरंगे जो कह रहा है द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। चलिए, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी का सतह जो है वक्राकार है। पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि सिग्नल पृथ्वी की सतह से न टकराकर आगे बढ़ जाएंगे। इस कारण से कि गया फिर लौट के इधर निकल गया, तो कह रहा है कि वही वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि सिग्नल पृथ्वी की सतह से न टकराकर आगे बढ़ जाएंगे। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है? तो आवृत्ति माडुलन है। कह रहा है दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है? आवृत्ति माडुलन। श्रव्य संकेतों के प्रेषण हेतु आवृत्ति माडुलन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक से प्रसारित संकेत किसी भी प्रकार की शोर तथा विकृति से मुक्त होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दृष्टि पटल या रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा व उल्टा बनता है। कह रहा है कि जो रेटिना दृष्टि पटल पर चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा व उल्टा बनता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, छोटा व वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृश्य तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। कह रहा है कि बनने का संदेश दृश्य जो है तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। यद्यपि रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन अनुभव के आधार पर हम इसे सीधा देख सकते हैं या सीधा दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है? तो उल्टा तथा वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंख का होना अधिक उपयोग है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। इस कारण से दूरी व दो आंख से ज़्यादा दूरी और गहराई का एहसास होता है। दो आंखों के होने से प्रतिबिंबों की प्राप्ति में सममित सटीक होती है तथा गहराई व दूरी का शुद्धतम अनुमान होता है। गहराई या दूरी का शुद्धतम अनुमान होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचते हैं। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किसी एक का कारण है। अल्ट्रावायलेट प्रकाश जो ऐसे होता है तो यहाँ से अल्ट्रावायलेट प्रकाश निकलता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का ब्रह्म प्रभाव मंडल चंद्रमा से पूरी तरह ढक जाता है। उस समय सूर्य को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, परंतु आंशिक वलयाकार या पूर्ण सूर्य ग्रहण के आंशिक चरण को नंगी आंखों से देखना सुरक्षित नहीं है क्योंकि इस दौरान सूर्य से निकलने वाले उच्च तरंगदैर्घ्य के पराबैंगनी विकिरण से आंख को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तारे का रंग दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो उसका ताप दर्शाता है। जितना भी गहरा रंगीन रहेगा उतना ही गर्म तारा रहेगा। कह रहा है विशाल तारे स्वतः चमकदार गैसों के पिंड होते हैं जो स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल
से परस्पर बंधे रहते हैं। भार के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन तथा 0.5% लौह तथा अन्य भारी तत्व होते हैं। तारों का सतत स्पेक्ट्रम ही इनके रंगों का निर्धारण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, क्या कारण है? धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? धूलकण। सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। जब वह वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाले हवा के अणुओं तथा धूलकण एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका परिकर्णन होता है और तब हमको वो दिखाई देता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में की वजह से होता है, तो धूलकण की वजह से होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मैजेंटा, रक्ताभ नील लोहित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। प्रतिच्छेदित रंग क्षेत्र का रंग क्या कह रहा है कि लाल होगा, सही है। अगर मैजेंटा और पीले रंग मिला दिया जाए तो लाल रंग उत्पन्न होगा। यदि रसायन हरिताभ नीला, सायन यानी हरिताभ नीला, ये था रक्ताभ नीला था, लेकिन ये हरिताभ नीला, मैजेंटा यानी रक्ताभ नीला। अगर रसायन और मैजेंटा सायन और मैजेंटा रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग क्या होगा? नीला होगा। ये भी सही है कि सायन और मैजेंटा को मिलाने पर नीला रंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है क्योंकि इसके तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंगदैर्घ्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग सबसे कम होता है। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? तो लाल का। कराए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है, सबसे अधिक होता है, जिसका मान है 7.5 गुने 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। 7.5 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जिसका मान 4 गुने 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? तो बैगनी कलर का। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का। क्या निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश में किसी तरंग की ऊर्जा उसमें तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती, जिसका जितना तरंगदैर्घ्य होगा वो नहीं होगा, कम तरंगदैर्घ्य वाले, जिसमें जितना कम तरंगदैर्घ्य है वही कह रहा है किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दृश्य प्रकाश किरणों में बैगनी, तदुपरांत जामुनी एवं नीले रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम तथा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। इसलिए प्रश्न में चारों रंगों के प्रकाश में नीले रंग की ऊर्जा जो है उच्चतम तथा लाल रंग की निम्नतम होगी। क्वेश्चन कह रहा है मिलाने के लिए प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। नहीं, गलत। अभी देखे हैं कि सबसे ज़्यादा नीला होता है, लाल सबसे कम होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। ठीक है, कह रहा है लाल प्रकाश तरंगदैर्घ्य तो अधिक होता है, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल प्रकाश का होता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही दिखाई देने लगता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। कह रहा है वास्तविक सूर्योदय से पहले हमें लालिमा जो दिखाई देता है वो प्रकाश का अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन है, क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण जो है अपवर्तन है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है तो बैक्टीरिया द्वारा। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से बैक्टीरिया द्वारा। गहरे समुद्र में सतह से 400 से 8000 फीट तक की गहराई में पाए जाने वाले जीवाणु जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया अवरक्त विकिरण के प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश
प्रयुक्त होता है, तो तरंगदैर्घ्य के कारण इसकी लंबाई अधिक होती है तरंगदैर्घ्य की, इसीलिए। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है लेकिन प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश नीला लगता है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। लघु तरंग जो है दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा, क्योंकि रेड लाल रंग का पढ़े हैं कि तरंग जो है ज्यादा लंबा होता है, लेकिन जिसका छोटा होता है उसका प्रकीर्णन ज्यादा होती है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम है। लाल प्रकाश का प्रकीर्णन कम, तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग इस कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है तो प्रकीर्णन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा निम्नलिखित कथनों पर आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, ठीक है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का नहीं है, गलत है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। करा चूंकि प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है और बैगनी एवं नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, बैगनी एवं नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है तथा उनका प्रकीर्णन अधिक होगा, इसी कारण आकाश नीला दिखाई देता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी पार करनी पड़ती है, इसके कारण प्रकाश की छोटी तरंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग प्रतीत होने का कारण प्रकाश का परिकीर्णन है। वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। कह रहा है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है जो इस प्रकार है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है जबकि लाल का सबसे अधिक। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित गैस अणुओं, धूलों, कणों और पराग कणों आदि से टकराता है। जब प्रकाश किसी कण से टकराता है तो या तो वह उस कण के आर पार निकल जाता है अथवा उसके द्वारा परावर्तित या छितरा दिया जाता है। सूर्य के प्रकाश का लाल अंश तो बिना अधिक परिकीर्ण हुए पृथ्वी पर पहुंच जाता है। बैगनी, जामुनी एवं नीला प्रकाश हवा में मौजूद अणुओं आदि से परिकीर्णित कर दिया जाता है। हवा के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप आकाश हमें नीला दिखाई देता है। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो आकाश काला दिखता है। समुद्र नीला प्रतीत क्यों होता है, तो जल की आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यानी अगर सीधी भाषा में कहें तो जल की उपस्थिति, लेकिन आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कराए हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। यह हरे रंग के प्रकाश को हमारे आंखों पर परावर्तित करती है। हरी घास की पत्तियों पर पड़ने वाले प्रकाश से पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णक मुख्यतः लाल, बैगनी, नीला और नारंगी प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। इसी से पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती है। कह रहा है हमारे विश्व की संकल्पना आधारित है तो डॉपलर प्रभाव पर। हमारी विश्व की प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है तो डॉपलर प्रभाव पर। कह रहा है प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव के कारण आकाशगंगाओं के केंद्र से आने वाले प्रकाश में उत्पन्न लाल विचलन यह दर्शाता है कि वे हमसे दूर जा रहे हैं, अर्थात हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। मान लीजिए
पश्चगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है और पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा। कराए मान लीजिए पृथ्वी से पश्चगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वो पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा। तो पीला दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा। कराए पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को दिखने वाले प्रकाश के रंग को ज्ञात करने हेतु निम्न सूत्र है। अब इस सूत्र को क्लियर करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण का। करा है कि कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है, इसीलिए उसे कार के पीछे मतलब साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस दर्पण। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो उत्तल दर्पण। सारा का सारा एक ही क्वेश्चन है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण। अवतल दर्पण। कराया अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण है जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की हुई होती है तथा अंदर का तल परावर्तक होता है। इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है, इसलिए इस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी तथा बाल बनाने शीशे के रूप में। धूप से बचने के लिए छाते का रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है। ऊपर काला और नीचे नहीं सॉरी ऊपर उजला। ऊपर उजला क्योंकि काला तो प्रकाश को अवशोषित ही करेगा। ऊपर उजला और नीचे काला। उजला रंग जो है प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है। कह श्वेत प्रकाश पूर्णतः परावर्तक होता है जो कि जैसे ही आएगा उसे वापस कर देगा, जिससे बहुत कम मात्रा में ऊष्मा अवशोषित हो पाती है। अतः छत की ऊपरी सतह सफेद होने से गर्मी धूप में बचा जा सकता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। खगोलीय दूरदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है। तो काल्पनिक होता है और बड़ा होता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना अंतिम प्रतिबिंब आभासी और बड़ा होता है। कराए जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। 6। 6 कैसे होगा, ये अनंत होगा। कराए कि दो समानांतर दर्पण के बीच में कोई वस्तु रख दी जाएगी तो उसकी बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या अनंत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कोण क्या होगा। 2 थीटा होगा। कितना होगा। 2 थीटा होगा। कहा है कि जब दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण की दिशा में परिवर्तित नहीं होती है तथा तब परावर्तित किरण का घूर्णन कोण दर्पण के घूर्णित कोण से दोगुना हो जाता है, इसीलिए 2 थीटा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यातायात संकेतों पर जरी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है। यातायात संकेतों पर जरी हुई कांच की छोटी छोटी कणिकाएं चमकने लगती है। प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जो अपवर्तन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है। कह रहा है प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक होता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश के अपेक्षाकृत विरल माध्यम में परावर्तित होता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। कराए जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्रांतिक कोण पर या उससे अधिक कोण पर प्रकाश की पूर्ण रूप से उसी माध्यम में वापसी हो जाती है, यानी परावर्तन हो जाता है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यहाँ मणिकाएं अपेक्षाकृत सघन माध्यम है, अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह तेजी से चमकती है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों ही सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। कह रहा है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका एक प्रिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? नीला, हरा और पीला। नीला, हरा और पीला इंद्रधनुष के रंगों का सही कालक्रम क्या है, पूरा देख लेते हैं। कह रहा है परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण आकाश में वर्षा के बाद दिखाई देने वाला इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष में दृश्य रंगों का क्रम इस प्रकार है, बैगनी, जामुनी, नीला। बैगनी, जामुनी, नीला, बीच में हरा, तब पीला, नारंगी एवं लाल। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भ्रांतिक परिघटनाएं जिम्मेवार है? कह रहा है परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक, तीनों है। परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। कह रहा है परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों को 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो हरा रंग। अधोलिखित में से कौन सा रंग? तो हरा रंग, अभी जस्ट देखे थे। इंद्रधनुष में दोनों सीमांत वर्णपट क्या होता है? तो बैगनी और लाल, एक तरफ बैगनी और एक तरफ लाल होता है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष कभी नहीं बनेगा, या नहीं हम देख सकते हैं, क्योंकि जब भी बनेगा तो पूर्व और पश्चिम बनेगा। दोपहर की दिशा समय में कभी भी इंद्रधनुष का निर्माण नहीं हो पाएगा। कराए एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया, यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होगी। सही है। छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं में प्रकिरणित होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी हुई नहीं, ये गलत है, ये सही है। चलिए इसका देख लेते हैं। छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोने पर छड़ी छोटी तथा जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। जब छड़ी के डूबे हुए हिस्से से चलने वाली किरणें जल की सतह पर पहुंचती है तो वे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के कारण अविलंब से दूर हटकर हमारी आंख में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार कथन ए सही है तथा आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति पानी भरा बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्तर से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्तर से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई। सही है, ए और दोनों सही है। कराए दोनों ही परिस्थितियों में अपवर्तन का सिद्धांत लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति? तो अवतल लेंस की भांति। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है। पानी का अपवर्तनांक जो है वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति बदल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है तो अपसारी लेंस जैसा, अपसारी लेंस के जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। कह रहा है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। कह रहा है अगर कोई एच ऊंचाई की व्यक्ति समतल दर्पण के समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई h/2 माने उसके हाइट की आधी होनी चाहिए। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, अनंत होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है।
करा कि 1.50 मीटर 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खरा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम पर अभी आधा होगा 0.75 मीटर अभी देखे थे। दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। इसके निवारण के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग। यानी दूर दृष्टि दोष में क्या है, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी, जबकि दूर की वस्तु जो दूर है उसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है, इसीलिए इसमें उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये गलत है, बाकी सारा का सारा सही है। व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है दूर दृष्टि दोष में, निकट का नहीं देखेगा। लेंस का नाभ्यांतर अधिक होगा, निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में आएगा। तो अवतल लेंस यानी नतोदर जिसे कहते हैं, कॉनकेव नतोदर। कहता है निकट दृष्टि दूर करने के लिए नतोदर अवतल या अपसारी लेंस उपयोग में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है तो अवतल लेंस प्रयुक्त करके। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु तो स्पष्ट देख लेता है, परंतु दूर से अधिक दूरी वस्तु पर निश्चित से अधिक दूरी वस्तु पर को स्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोपिया को ठीक किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा, यानी निकट दृष्टि दोष मायोपिया को अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। करा है कि निकट दृष्टि दोष रोग की मुक्ति होती है तो अवतल लेंस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन ही गलत है, आगे देखते हैं। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। तो उत्तल लेंस से। पढ़ने में क्या कठिनाई होती है, तो निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं परंतु दूर की वस्तु, तो इसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है जिसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आँख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। आँख में संकेंद्रण लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा होता है। आँख में संकेंद्रण होता है तो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। कह रहा है एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के, ये गलत है। नेक्स्ट है गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में बरिए माने जाते हैं, सही है, ये आगे भी आप देख चुके हैं। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है और मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आर्थिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। हेड मिरर का प्रयोग डॉक्टरों द्वारा कान, नाक व गले की जांच करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, हेड मिरर का। यह एक छोटे छिद्र वाला अवतल दर्पण होता है, न कि उत्तल दर्पण। छोटा छिद्र वाला अवतल दर्पण होता है जिसका डॉक्टर प्रयोग नाक, कान, गला में करते हैं। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है नलोदर दर्पण, नतोदर। खोज बत्ती में नतोदर यानी नतोदर दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। कराए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। नेत्र के सामने वह निकटतम दूरी जहाँ की वस्तु नेत्र को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है, वह 25 सेंटीमीटर है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव की सामान्य स्वास्थ्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि 25 सेंटीमीटर। आँख के लेंस को फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है, तो सिलियरी मांसपेशी के द्वारा। कहता है आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है, तो सिलियरी मांसपेशी के द्वारा।
सिलियरी मांसपेशियों के शिथिलन संकुचन से आंख के लेंस की मोटाई में परिवर्तित होता है, जिसके फलस्वरूप आंख के लेंस की फोकल दूरी जो भी है परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेंस की शक्ति मापी जाती है तो डायोप्टर में। लेंस की शक्ति किसमें मापते हैं? तो डायोप्टर में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी क्या होगी? तो 50 सेंटीमीटर होगी। कह रहा है किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो 50 सेंटीमीटर। धूप के चश्मे की पावर क्या होता है? तो 0 डायोप्टर का रहता है। धूप के चश्मे में कोई पावर नहीं होता है। कह रहा है धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। कह रहा है समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस हो जिनमें से एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इसे युग्म या व्यवहार होगा। कह रहा है कि समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से घटाकर रखे गए हैं, जिसका उपयोग है कांच की समतल चादर की भांति। समान फोकस दूरी के अभिसारी व अपसारी लेंस को एक साथ सटाकर रखने पर वे कांच की समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेंगे, क्योंकि अभिसारी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अपसारी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जिससे कि दोनों लेंसों के युग्म प्रतिफल 0 हो जाता है और यह संयुग्मन समतल प्लेट की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कमरे का द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भाषण होने देगा? कहता है कि उद्भाषण होने देगा। तो कौन होने देगा? F22 और 160। कैमरे का उद्भाषण कैमरे के द्वारक के क्षेत्रफल तथा समय पर निर्भर करता है तथा उद्भाषण D/T के अनुक्रमानुपाती होता है। आँख के रेटिना की परंपरा कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना में की जाती है? तो फिल्म के। आँख के रेटिना की तुलना कैमरा के फिल्म से, आँख के रेटिना की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वो क्या है? तो दृष्टिपटल यानी रेटिना पर। मनुष्य के नेत्र की कार्य प्रणाली फोटोग्राफिक कैमरे से मिलती जुलती है। जिस वस्तु को हम देखते हैं उससे चलने वाली किरणें कॉर्निया और नेत्रोद्रव से होकर पुतली के रास्ते लेंस पर पड़ती है। दृष्टिपटल इसे फोकस कर देता है जहां पर वस्तु का छोटा तथा उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दृष्टिपटल यानी रेटिना पर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की आंख किसी वस्तु, वही है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। कहता है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। जब प्रकाश किरणें वस्तुओं पर आपतित होती है तो वे उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है और वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती है। प्रकाश का परावर्तित भाग ही वस्तुओं का रंग निर्धारित करता है। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये कौन है? तो लाल, हरा और नीला। ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कराए एक रंगीन टेलीविजन के 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से, लाल, हरा और नीला के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? कह रहा है कि वे कौन से मूल कण हैं? वे कौन से मूल कण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकाश के होते हैं? लाल, हरा और नीला। यह भी देखे वे कौन से मूल वर्ण हैं। सॉरी, क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो गया था कि क्वेश्चन है कि वे कौन से मूल वर्ण है जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकाश होते हैं। तो लाल, हरा और नीला। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज एक स्थल पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो काला प्राथमिक रंग नहीं है। लाल, नीला और पीला। लाल, नीला, पीला जो है प्राथमिक रंग है। 3 रंग मूल रंग है। ये कौन कौन 3 रंग है? लाल, हरा और नीला। नीला, हरा और लाल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है?
तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कौन कौन? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। उल्लेखनीय है कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर पार कराया जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। निम्न रंगों में विषम को पहचानिए। विषम कौन है? भूरा है, क्योंकि हरा, लाल और पीला जो है प्राथमिक रंग है। भूरा प्राथमिक रंग की गिनती में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। 1, 2, 4। गोधूली से सूर्य का आमाप और उष्मा काल में सूर्य का रंग और आकाश में तरंगों का टिमटिमाना। करा है, संध्या के समय सूर्य का आकार बड़ा दिखना एक दृष्टि भ्रम है। उषा काल में सूर्य का लाल दिखना एवं आकाश में तारों का टिमटिमाना यह भी एक दृष्टि भ्रम है। करा है, संध्या काल में सूर्य का आकार का बड़ा दिखना दृष्टि भ्रम, उषा काल में सूर्य का लाल दिखना दृष्टि भ्रम है और आकाश में तारों का टिमटिमाना भी एक दृष्टि भ्रम है। आसमान में जगमगाते तारों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि वे अनवरत नहीं चमक रहे हैं, बल्कि पल पल चमकना बंद करते रहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तारे निरंतर एक समान चमकते रहते हैं। वायुमंडल में विभिन्न घनत्व वाली परतें होती है, अतः तारों से चलने वाले प्रकाश का अपवर्तन इस विभिन्न घनत्व वाली परतों से होती है और प्रकाश की मात्रा घट बढ़ जाती है। साथ ही वायुमंडल की परतें भी हिलती रहती है, अतः तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो चलिए, आपका सारा क्वेश्चन आज का खत्म हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, धन्यवाद।